नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 26 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों जासूसी की नापाक प्लान, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, 25 जासूस, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान के 25 जासूस हुए गिरफ्तार, भारत की सूचनाएं दे रहे थे पाकिस्तान को। बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। दूसरी बड़ी अपडेट, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में खालिस्तानी ग्रुप का हाथ, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन, पाकिस्तान में बैठकर दिए जा रहे थे इंस्ट्रक्शन। बेहद बड़ी खुलासे। तीसरी बड़ी अपडेट, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में आरडीएक्स का किया गया है इस्तेमाल, एक और चौंकाने वाला खुलासा। चौथी बड़ी अपडेट, दुनिया भर में खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी का मुख्य वजह निकला ड्रैगन, दबा रखा है विश्व का आधा से ज्यादा अनाज। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, कोविड संकट के बावजूद 2021 में दक्षिण अफ्रीका संग मजबूत हुए रिश्ते, भारत ने लगातार पहुंचाई मदद। तो दोस्तों एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर चिंताजनक, एशिया को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है ओमिक्रॉन, 6 खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा संक्रमण भारत में भी निकल के आए। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर पाकिस्तान को लगा करारा झटका, आपको बता दे भारत के ऐलान के बाद तालिबान ने ठोक दिया पाकिस्तान को सीमा पर, वो हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ये है कि साउथ अफ्रीका, जी हां आपको बता दे, चाइना को करारा झटका देते हुए भारत जा घुसा साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका ने ड्रैगन का पत्ता काट दिया है। जानेंगे आखिर कैसे, तो एक एक करके बताएंगे। अवंतीपुरा के त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को और ढेर कर दिया है, कल रात 8 बजे की रिपोर्ट। तो दोस्तों एक एक करके ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे, जासूसी का नापाक प्लान, बॉर्डर के पास शुरू हुआ राजस्थान पुलिस का बड़ा ऑपरेशन निगहबानी। दोस्तों राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई ने पाकिस्तान की सीमा से लगे गंगानगर जिले में विशेष अभियान चलाया है। खुफिया इकाई ने यहाँ के स्थानीय लोगों को सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए जासूसी करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की ओर से की जा रही कोशिशों के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। पिछले 2 दिनों में आईएसआई और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में आने वाले 25 लोगों को भी पाकिस्तान पहचान की गई है। उनमें से ज़्यादा पूछताछ के लिए सूरतगढ़ और गंगानगर से पूछताछ केंद्रों पर भी उठाया गया है। दोस्तों राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनमें से कुछ लोगों के पीआईओ के संपर्क में होने के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिली है। दोस्तों आपको बता दें 25 लोगों को उठाया गया है और 25 जो है ये कहीं ना कहीं भी एक तरीके से पाकिस्तान को हर जानकारी दे रहे थे, और यही कारण है कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जो गंगानगर जिले के संवेदनशील स्थानों और संस्थानों के आसपास 3 चरणों में शुरू किया गया। पहले चरण में राज्य की विशेष शाखा सीआईडी जोन श्री गंगानगर के लगभग 50 अधिकारियों ने सूरतगढ़, लालगढ़, साधुवाली छावनी क्षेत्र के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की पहचान की थी। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही। सोशल मीडिया का भी जो इस्तेमाल करते थे उनको भी उठाया गया है। कुछ ऐसे लोगों को दरअसल पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत की जो खुफिया जानकारी सेना की थी, भारतीय सेना की एक्टिविटी की, वो जानकारी जो है पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में हुआ बड़ा खुलासा, खालिस्तानी ग्रुप जो है वो इसके पीछे हाथ है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था सीधा। बड़ी अपडेट, आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रग्स माफियाओं ने भी इसमें साजिश में जो है खुलासा हुआ। दोस्तों लुधियाना सत्र अदालत में हुए ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस जाँच जारी है। जाँच के दौरान पता चला है कि पंजाब को अस्थिर करने के मकसद से धमाके किए गए थे। इस ब्लास्ट में जर्मनी स्थित एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी और पाकिस्तान स्थित एक कट्टरपंथी की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार जर्मनी स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी ने 23 दिसंबर को विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब के होशियारपुर जिले के मसूरपुर गांव के मूल निवासी मुल्तानी आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के अपने नेटवर्क का उपयोग करते भारत में हथियार और विस्फोट की आपूर्ति करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अलगाववादी में शामिल रहा है मुल्तानी, और युवकों को कट्टरपंथी भी बनाता रहा है। रिंडा ने चंडीगढ़ में जो गोलियां चलाई थी उसमें भी पाकिस्तान के साथ है। इस बीच आपको बता दें
इसमें जो है खास करके खालिस्तानी आतंकियों और ड्रग्स माफिया ने मिलकर ये पूरी की पूरी साजिश रची थी। डीजीपी ने जो खुलासे किए हैं वो ये है कि जेल में टेरर ग्रुप से ये हमलावर थे, पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं तरीके से बड़ा खुलासा किया हुआ है। आपको बता दें, जिस गगनदीप ने एक तरीके से ये पहले कहीं ना कहीं तरीके से सोची पंजाब पुलिस में था, लेकिन जिस गगनदीप ने किया उस गगनदीप को सामने बैठे पार्क में एक व्यक्ति पूरी तरीके से सारी जानकारियाँ इनपुट दे रहा था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चाइना, जी हाँ, ड्रैगन दुनिया भर में खाद्य महंगाई के मुख्य वजह बन चुका है। ड्रैगन ने दबा रखा है विश्व का आधा से ज़्यादा अनाज। अब आप समझिए, दुनिया की कुल आबादी आबादी में चीन का हिस्सा 20% से भी कम है, लेकिन उसने अपने भंडार में मक्के और दूसरे अनाजों को दुनिया की कुल पैदावार का लगभग आधा हिस्सा जमा कर रखा है। इसकी वजह से बाकी दुनिया को इन अनाजों की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। चीन का सबसे बड़ा अनाज भंडार बंदरगाह शहर दालियान में है और इसका संचालन चीन की प्रमुख सरकार कंपनी फाफ्को करती है। इस भंडार में देश विदेश से खरीदे गए बीन्स और अनाज को रखा जाता है। यहाँ से रेल और जल मार्गों के जरिए अनाज पूरे चीन में भेजा जाता है। वेबसाइट निक्काई एशिया.com में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय इस भंडार में अनाज की जितनी मात्रा है उतनी पहले कभी नहीं थी। ये बात इस भंडार के प्रमुख चीन यूयू ने पिछले महीने स्वीकार की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, चाइना को पछाड़ साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका में घुसा तो अब चाइना हुआ गेट आउट। दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 2021 में राजनीतिक व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं। साथ ही कोरोना वायरस संकट में दोनों देशों ने इस जानलेवा महामारी से लड़ने में एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने का भी मौका दिया। दुनिया के बाकी ज़्यादातर देशों की तरह दक्षिण अफ्रीका की 2021 की शुरुआत में और समापन कोविड-19 की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए हुआ है। लगातार तीसरे साल 2022 में भी महामारी का संकट बने रहने की आशंका है। जनवरी में दक्षिण अफ्रीका कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में था और साल खत्म होते होते नवंबर में एक नए आध्यात्मिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश चौथी लहर की चपेट में आ गया। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से टेलीफोन पर बातचीत की थी और कोविड-19 महामारी से पैदा हो रही चुनौतियों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने वैक्सीन और दवाओं तक पहुंच बनाने और किफ़ायती दरों पर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे चाइना को झटका लगा और चाइना जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ जो है उसकी ढीली कर दी भारत ने। एक और अपडेट, क्रिसमस पर ओमिक्रॉन की मार, दुनिया भर में उड़ानों पर लगा ग्रहण, रद्द हुई हजारों फ्लाइट्स। भारत में भी कोरोना को लेकर कई राज्यों में लगा लॉकडाउन। दोस्तों, आपको बता दें, ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए एशिया ने पूरे हजारों फ्लाइट्स को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। क्रिसमस वीकेंड पर 4500 से ज़्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इस वेरिएंट के जरिए कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने छुट्टी के दिनों में यात्रा को लेकर कई तरीके की अनिश्चितताएं पैदा कर दी है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर चल रहे टैली के अनुसार अगर बात करें हम, तो एयरलाइंस कंपनियों ने शुक्रवार को कम से कम 2401 उड़ानें रद्द कर दी जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उड़ान भरने वाली थी। आमतौर पर हवाई यात्रा के लिए बेहद व्यस्त दिन होता है। करीब 10,000 और उड़ानों में देरी हुई। वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में क्रिसमस के दिन 1780 उड़ानें रद्द की गई हैं। हालांकि आपको बता दें, एशिया में जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और वहीं कहीं ना कहीं तरीके से भारत में भी इसको लेकर लॉकडाउन लगाया गया। कई राज्यों में जो है लॉकडाउन लगाने के निर्देश दे दिए हैं। असम सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। अब असम, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं। 200 हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किया बड़ा हमला। सऊदी पर बड़ा हमला हुआ है। जिजाना शहर में दागी ताबड़तोड़ मिसाइल, कई की मौत। दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जंग लगातार जारी है और बढ़ रही है। सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती शहर जिजान में शुक्रवार देर रात यमन के विद्रोहियों ने हमला कर दिया जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है।
आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित बयान के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने एक मिसाइल दागी, जिनमें सऊदी अरब और यमन के एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों में से 6 सऊदी अरब के हैं और एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। हमले में आसपास की कारों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यमन में शिया हूती विद्रोहियों के लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में ये ताज़ा सीमा पर हमला है। इससे पहले भी हूतियों ने कई बार सऊदी अरब की तेल फैसिलिटी और अन्य शहरों पर भी हमले किए। इससे पहले सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना पर भी कई हवाई हमले किए। तो दोस्तों, हमले लगातार जारी हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर। जम्मू कश्मीर के कड़ाके की ठंड बढ़ाने के साथ साथ आतंकी गतिविधि भी बढ़ने लगी है। लगातार मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार सुबह शोपिया के चौगाम इलाके में मुठभेड़ के बाद अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र के हरमुनी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दोपहर बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर जोन पुलिस ने अवंतीपोरा जिले के त्राल क्षेत्र के हरमून इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सुरक्षा बलों के साथ ही हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि त्राल में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान नदीम भट्ट और रसूल उर्फ आदिल के रूप में हुई है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर में भी लगातार आतंकियों का सफाया जो है वो होता जा रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीमा पर बाड़बंदी को लेकर आपस में बड़े पाकिस्तान और तालिबान। विपक्ष के विरोध के बीच इमरान सरकार ने विवाद सुलझाने का किया वादा। तालिबान के साथ सीमा पर बाड़ेबंदी को लेकर जारी विवाद के चलते पाकिस्तान में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्ष खूब आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तालिबान सीमा की बाड़बंदी को नहीं मान रहा तो प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में उनकी मदद क्यों की है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि समस्या को सुलझा लिया गया है। खबरों में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान अधिकारियों ने हाल ही में सीमा पर बाड़बंदी को लेकर हुए विवाद को सुलझा लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अब इस परियोजना पर आगे का काम आम सहमति से किया जाएगा, जिसके कारण तनावपूर्ण सिचुएशन पैदा हो गई थी। शुक्रवार को मामले की पृष्ठभूमि में पत्रकारों के एक समूह से बातचीत करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उच्च स्तर पर ये तय किया गया है कि भविष्य में बाढ़ से जुड़े मुद्दों को और आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के अनुसार ये चीज़ें हुई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बाहुबली अतीक अहमद की छुड़ाई जमीन पर बनेंगे गरीबों के आसियाने, सीएम योगी रखेंगे आधारशिला। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध कब्जे से योगी सरकार ने जमीन खाली करा ली है। माफिया अतीक अहमद की इस जमीन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों को आसियानों का तोहफा देने रविवार को प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को इसी भूमि पर भूमि पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैटों का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सीएम के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिस नजूल भूमि को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है, उस भूमि पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे, जिन्हें जला दिया गया है और इस जमीन की बाउंड्री को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पंजाब चुनाव 22 किसान संगठनों ने बनाई पार्टी, सभी 117 सीटों से लड़ने का ऐलान, आप से हो सकता है गठबंधन। किसानों के लगभग 22 यूनियनें जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी और जिन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने के मकसद से एक राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व बीएस राजेवाल करेंगे। बीक्यू ढकोड़ा और बीक्यू लाखोवाल सहित 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं, और वे सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा ने किसानों के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंच तैयार किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को लड़ने के लिए अपने बड़े फैसले में किसान संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया चंदा अभियान, घर घर पहुंचने का है प्लान। पीएम मोदी ने डोनेट किए 1000 रुपये।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने देश भर के लोगों ने अंशदान लेने का फैसला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बाबत पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर इसमें शामिल होने की अपील की। यह अंशदान 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होगा। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक तौर पर नड्डा ने की है। उन्होंने अंशदान के रूप में 1000 रुपये की राशि देकर इस पहल का आरंभ किया है। नड्डा के अलावा डोनेशन देने वालों में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। उन्होंने 1000 रुपये डोनेट किए हैं। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से लेकर पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी 2022 तक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों से चंदा लेंगे। ये अंशदान 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होगा। जेपी नड्डा ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि राष्ट्र प्रथम की बीजेपी की सोच जुड़ने और पार्टी के विचार लोगों तक पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका हो सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मुख्तार अंसारी से रमाशंकर सिंह तक यूपी के ये 45 विधायक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इस रिपोर्ट में पूरा माजरा समझिए। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा 396 विधायकों में से 45 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं ये कहना बहुत ही मुश्किल है। यूपी में कुल 45 ऐसे विधायक हैं जिनके इस बार चुनाव लड़ने पर खतरा मंडराया हुआ है। इसकी वजह यह है कि उन पर लगे आरोप। प्रदेश के मौजूदा 396 में से 45 विधायकों के चुनाव लड़ने पर संशय है क्योंकि इन पर कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। चुनावी सीटों और कैंडिडेटों का बही खाता रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि यूपी के मौजूदा 45 विधायकों पर एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें आरपी अधिनियम 1951 की धारा के तहत सूचीबद्ध अपराधों में कोर्ट द्वारा ये आरोप तय किए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिका उइगर शोषण के खिलाफ कानून पर राष्ट्रपति बाइडेन ने किया दस्तखत। विदेश मंत्री बोले चीन बंद करे नरसंहार। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग में उइगरों पर अत्याचार संबंधी कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पर कानून बनाने की प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि एक मजबूत कदम है जिसे अमेरिकी संसद कहते दोनों सदनों में सर्वसम्मति से द्विदलीय समर्थन मिला है। अब शिनजियांग में बने सामान का अमेरिका में आयात रुकेगा। बाइडेन द्वारा कानून पर दस्तखत करने के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन से शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नरसंहार व अपराध तुरंत बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिनजियांग में जबरन श्रम में बनवाए गए सामान का अमेरिका में आयात प्रतिबंध एक बड़ा कदम होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। जनवरी में भारत दौरे पर आएंगे नेपाली पीएम देउबा। पीएम मोदी से होगी बातचीत। दोस्तों नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के बाद 10 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे। ये रिपोर्ट नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट ने दी है। बता दें कि ये दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले देउबा अक्टूबर 2020 में COP26 में भाग लेने स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचे थे जहां पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अखबार ने डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि शेर बहादुर देउबा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए 10 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी और एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है। नेपाल सरकार ने अब तक यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देउबा और पीएम मोदी के बीच एक द्विपक्षीय है होने की संभावना बनी हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ओवैसी के विवादित बयान पर कपिल मिश्रा का पलटवार, मारा करारा तमाचा, बोले नया भारत जहरीले फन को कुचल देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान याद रखेंगे तुम्हें कौन बचाएगा वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी से जो बात कह रहा है इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। वो जो कह रहा है वो पहले कर चुका है। ओवैसी ने कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो किया वही कर रहा है। इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा है कि मैं ओवैसी जैसे लोगों और उनके चीयर करती भीड़ को एक बात समझाना चाहता हूँ। ये 1921 और 1947 वाला भारत नहीं है। सुहारवर्दी और जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचल दिया जाएगा। मोदी जी और योगी जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। ये नया भारत है। आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाएगा भारत। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, रशिया ने दाग दिया ऐसी मिसाइल। अमेरिका और पूरे विश्व में मचा हड़कंप। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल
प्रणाली का सफल परीक्षण, ध्वनि से 9 गुना तेज है इसकी रफ्तार। दोस्तों, यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के रक्षा बलों ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि शुक्रवार सुबह जिरकॉन हाइपरसोनिक प्रणाली को लॉन्च किया गया है और ये हमारी नवीनतम मिसाइल है जो नौसेना और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रक्षेपण का उद्देश्य रूस की सुरक्षा और रक्षा क्षमता को बढ़ाना था। परीक्षण बिल्कुल सफल और त्रुटिहीन रहे। पुतिन ने कहा है कि जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेजी से उड़ान भरेगी और इसका फायदा 1000 किलोमीटर तक होगा। रूस के द्वारा ये कदम तब उठाया गया जब यूक्रेन की सीमा पर तनाव जारी है और अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी गई है। रूस ने यूक्रेनी सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को जमा किया है। वहीं इसी बीच रूस की समाचार एजेंसी TLS ने एक स्थानीय समाचार पत्र के हवाले से भी बताया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर में चलते हैं। और अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटा एक टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, अगले 5 सालों के राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी बीच यूपी की चर्चा सबसे ज़्यादा है। 403 विधानसभा सीट चुनाव है, लेकिन इस बीच आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट दिया है। इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल के पैतृक आवास पहुंचे। जी, अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक आवास पहुंचे, जहां पर बटेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही युवाओं को 26 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिया है। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद 60,000 विद्यार्थियों में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक की घटना पर कहा है कि प्रदेश के युवाओं के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। तो दोस्तों,